डायरेक्टिव दे कंटेन द हिडन इंस्ट्रक्शन, और अगर आप इस हिडन इंस्ट्रक्शन को नहीं सीखोगे, समझोगे, तो आपका आंसर का जो अप्रोच है ना वो टोटली डिफरेंट तरीके से चला जाएगा, मे बी नॉट रेलेवेंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यूपीएससी ने ऐसा तो दिया नहीं हमें कि ये डायरेक्टिव पे मुझे इस तरीके का आंसर चाहिए। हाउ वी हैव डिराइव्ड इट बाय एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपीज, उनमें पैटर्न्स देखना, उन पैटर्न्स में मल्टीपल कंफर्मेशन देखना एंड देन अराइविंग एट दीज कंक्लूजन। डायरेक्टिव जो है ना हमेशा रोल जो प्ले करता है वो बॉडी के अंदर प्ले करेगा, इंट्रो में इसका कोई रोल। यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेम करता है तो इट यूजेस अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स लाइक डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, टू व्हाट एक्सटेंट, एग्जामिन, असेस। All these keywords are used while framing the question. What are those X factor ingredients that you could put in an answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be civil study. You need to have that X factor in your answer. With the help of X factor notes. This is the best notes you can have. I used to read their X factor notes. The questions are very good and even the answers were very detailed and they were, I extracted a lot of content from them. आज हम डायरेक्टिव के बारे में सीखने वाले। डायरेक्टिव जो लोग नहीं समझते हैं वो क्या होता है मैं बता दूं कि अगर आप देखोगे यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि यूपीएससी अगर कोई भी क्वेश्चन को फ्रेम करता है तो उसके साथ बहुत सारे कीवर्ड्स जैसे कि डू यू एग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस, डिस्कस, इलैबोरेट, ये सारे कीवर्ड जो है यूज करता है इन फ्रेमिंग दोज क्वेश्चन। आज हम ये समझने वाले हैं कि उन कीवर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है, उन कीवर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है। If I have to repeat for you, so what we are going to do today is we are going to understand the function of directive. कि डायरेक्टिव क्या है। अगर आप देखोगे डायरेक्टिव तो यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेम करता है तो इट यूजेस अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स लाइक डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, टू व्हाट एक्सटेंट, एग्जामिन, असेस। ऑल दीज कीवर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चन। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि इन कीवर्ड्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है, जो हिडन इंस्ट्रक्शंस इन कीवर्ड्स के अंदर हैं वो एक्चुअली हैं क्या, राइट। और क्या इन कीवर्ड्स को अगर चेंज कर दिया जाए, इलैबोरेट को मैं क्रिटिकली एग्जामिन के साथ अगर चेंज कर दूं तो क्या आंसर चेंज होगा। तो ये जो सारे सवाल है ना एक एस्पिरेंट्स को उसकी जर्नी में बहुत परेशान करते हैं, और इन सवालों का जो जवाब है ना आपको क्लासरूम में नहीं मिलता, राइट। क्लासरूम में नहीं मिलेगा, तुम जाके गूगल भी कर लो कि इलैबोरेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन का मतलब क्या है, तुमको मतलब तो मिल जाएगा बट वो अप्लाई नहीं होगा आंसर। हैज इट हैपेंड विथ यू? हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो आंसर राइटिंग के नुआंसेस में पता चलता है जब आप आंसर राइटिंग के नुआंसेस सीखते हो किसी से। और हम भी इस कंक्लूजन पे कैसे आ पाए हैं, बाय एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ कॉपीज, जिसमें से बहुत सारी कॉपीज जो है वो टॉपर्स की होती हैं। उन टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करने के बाद एक लेवल डीपर जाके पैटर्न समझना, उन पैटर्न्स में मल्टीपल कंफर्मेशन देखना कि हाँ ये कंफर्मेशन आ रहा है इस वाले पर्टिकुलर डायरेक्टिव में, इस तरीके के आंसर्स लिखे जा रहे हैं या अप्रोच चेंज हो रहा है इस तरीके से, और तब जाके किसी कंक्लूजन पे आना, राइट। सो इतने डीपर एनालिसिस के बाद वी हैव अराइव्ड, कंक्लूड हम ये कर पाए कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव पे इस तरीके का आंसर बनना चाहिए जो आज हम सीखने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? सो आप एक बात और समझो ये मेरी कि डायरेक्टिव दे कंटेन द हिडन इंस्ट्रक्शंस, हिडन इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है, राइट। और अगर आप इस हिडन इंस्ट्रक्शन को नहीं सीखोगे, समझोगे, तो आपका आंसर का जो अप्रोच है ना वो टोटली डिफरेंट तरीके से चला जाएगा, मे बी नॉट रेलेवेंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो जस्ट टू स्टार्ट विथ, ऑन द स्क्रीन आई हैव अ सिमिलर क्वेश्चन विथ डिफरेंट डायरेक्टिव, राइट। ऑनलाइन गाइज इफ यू कैन सी दिस, सो आई हैव दिस क्वेश्चन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज enduring relevance to the contemporary world. The first directive I've written here is explain. दूसरा क्या है, सेम क्वेश्चन बट डायरेक्टिव हमने क्रिटिकल एग्जामिन लिख दिया, राइट। अगर तुम यहां पे देख पाओ, अगर तुम यहां पे देख पा रहे हो तो दिस इज व्हाट एक्सप्लेन, दिस इज व्हाट क्रिटिकली एग्जामिन एंड क्वेश्चन इज सेम। क्वेश्चन क्या है, पूरा पूरा सेम है। ऑनलाइन गाइज कैन यू सी इट? यस यू कैन सी इट, राइट। सो कुछ गेस कर सकते हो कि कैसे आंसर चेंज होगा? कैन यू गेस? The second we'll have to also show the negatives of the what French Revolution is. Okay, so you will be showing the negatives of the French Revolution. क्या वो सही है? Positive and negatives. Okay, so positive and negative is very linear, right? Context में set नहीं होता है कि why I would be showing, कि यहाँ पूछ रहा है relevance, why I would be showing negative of these aspects, right? So we'll understand these all these things. But any random guess from the online guys? कुछ भी आप बताना चाहो? Generally what happens is, generally क्या होता है कि जैसे डायरेक्टिव से डू यू एग्री, क्रिटिकल एग्जामिन, हमने ये सीखा हुआ है
पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, इट डज नॉट अप्लाई लाइक दैट, ऐसे अप्लाई नहीं होता। कुछ क्वेश्चन में डेफिनेटली हो जाता है, बट येस आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ बेस प्रिपरेशन, जब आप अपने आप को थोड़ा ऊपर लेके जाते हो प्रिपरेशन में, ऐसा नहीं होता कि यू विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट? विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, और इसका आंसर आई विल बी डिस्कसिंग इन द लास्ट, बट उसके पहले थोड़ा बहुत डायरेक्टिव के बारे में समझेंगे कि डायरेक्टिव का एक्चुअली फंक्शन क्या है। कुछ डायरेक्टिव जो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं उनमें एग्जैक्टली क्या माइन्यूट डिफरेंस है वो समझने वाले हैं, ठीक है, और देन विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम दैट थिंग। उसके बाद हम लास्ट में इसका आंसर करने वाले, राइट? इज इट गुड? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? चलो, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव्स, ठीक है। अब यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टिव लगाया है, तो कुछ तो उसका मतलब होगा, राइट? कुछ तो उसका फंक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही लगा दिया, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो डायरेक्टिव के कुछ 4 फंक्शन हैं जो कि हम आज सीख लेंगे, समझ लेंगे, राइट? एक बात ये समझो कि डायरेक्टिव जो है ना, हमेशा रोल जो प्ले करता है वो बॉडी के अंदर प्ले करेगा, इंट्रो में नहीं। इसका इंट्रो में इसका कोई रोल। सो वर्स्ट कंफ्यूजन आपको अगर कुछ है तो उसको आप हटा लीजिए कि डायरेक्टिव का रोल बॉडी के अंदर ही होने वाला है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में डायरेक्टिव का कोई रोल है ही नहीं, राइट? द इंट्रोडक्शन विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्टिव, राइट? ओनली बॉडी के अंदर चेंज आने, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डायरेक्टिव क्या करता है। आपको हिडन डिमांड देता है। मतलब अगर आपको डायरेक्टिव नहीं आता, डायरेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप बहुत सारी डिमांड जो है अपने आंसर में मिस कर दोगे, विच एक्चुअली यूपीएससी वांट्स टू आस्क। यूपीएससी प्लेज यू ब्लाइंड फॉर सर्टेन थिंग्स, राइट? यू हैव टू डिराइव दैट, तो वो आप डिराइव नहीं कर पाओगे इफ यू मिस द डायरेक्टिव, ठीक है? हैव यू सीन लॉट ऑफ टॉपर्स राइटिंग आंसर्स जो कि डिमांड के बियॉन्ड जा रहे हैं? देखा है? सो डायरेक्टिव का एक और फंक्शन है कि वो आपको ये भी बताता है कि आपको बियॉन्ड डिमांड जाना है कि नहीं जाना, राइट? इट इज द हिडन इंस्ट्रक्शन दैट इज देयर इनसाइड द डायरेक्टिव, राइट? सो दैट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव। द थर्ड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टिव इज कि आपको डायरेक्टिव ये बताता है कि आपका आर्टिकुलेशन कैसे होगा। लास्ट टाइम जब मैं सेशन ले रहा था तो वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी, सर जो जरा इसको और एक्सप्लेन करके बताइए, राइट? सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर सर्टेन डायरेक्टिव्स व्हिच वांट्स कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से आंसर करें, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स का आर्टिकुलेशन एक पर्टिकुलर तरीके से करें, वो हम आज समझने वाले हैं। और चौथा जो होता है डायरेक्टिव का फंक्शन, वो क्या होता है? वेटेज, कि किस डिमांड को कितनी वेटेज देनी है, वो सारी चीजें डायरेक्टिव आपको बताता है। तो दीज आर 4 फंक्शंस जिसको हम एक एक करके समझ लेंगे आज एग्जांपल्स के थ्रू। नाउ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने एक जगह जो है सारे डायरेक्टिव्स को रख दिया है जिनके वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो 70-30 अप्रोच हम लगाते हैं डिस्कस, इलैबोरेट, कमेंट, इलूसिडेट में, ठीक है? 60-40 हम इधर लगा रहे हैं, 50-50 हम इधर लगा रहे हैं। इन वाले डायरेक्टिव्स में कोई वेटेज नहीं होता, राइट? सो नाउ आई थिंक इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन गाइस, हेलो श्रेष्ठा, हाउ आर यू? हेलो रामकृष्णा। ओके, तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि डायरेक्टिव का फंक्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उसको नहीं पता होगा तो यू विल बी मिस्ड ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग। और ये डायरेक्टिव का फंक्शन आपको किसी क्लास में नहीं सिखाया जा सकता। ये नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग का गेम है पूरा का पूरा, और ये भी हम आपको कैसे बता रहे हैं? बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंशियल लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यूपीएससी ने ऐसा तो दिया नहीं हमें कि ये डायरेक्टिव पे मुझे इस तरीके का आंसर चाहिए, दिया नहीं, राइट? So how we have derived it by analyzing a lot of toppers copies, उनमें पैटर्न्स देखना, उन पैटर्न्स में मल्टीपल कंफर्मेशन देखना, एंड देन अराइविंग एट दीज कंक्लूजन, राइट? दीज आर नॉट गिवन एट एनी प्लेस, कहीं दिया हुआ नहीं है एक जगह, राइट? सो कुछ चीजें देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्टिव की वजह से आंसर कैसे चेंज हो जाता है, राइट? आज हम ये सीखने वाले। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन दोनों में अंतर है,
राइट, बट दे आर यूज इंटरचेंजेबली. अगर आपको ये पता नहीं तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि डायरेक्टिव जो है एक्सप्लेन और डिस्क्राइब दोनों को इंटरचेंजेबली हम कई बार यूज कर लेते हैं इन क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी. यूपीएससी भी कई बार यूज कर लेता है, बट बिकॉज ऑफ देम अप्रोच टू द आंसर चेंजेस. ये हमको सीखना पड़ेगा, राइट. इतनी बात समझ में आई कि दीज टू डायरेक्टिव्स दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट इनके जो नुआंसेस हैं वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता. इनकी वजह से आंसर में चेंज आता है, और अगर आपको वो पता है तो योर आंसर विल बी मच बेटर देन द अदर पीपल, राइट. अंडरस्टूड. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिस्क्राइब का एक्चुअल मतलब क्या है. अगर मैं कहूं डिस्क्राइब, राइट, डिस्क्राइब इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन इसका मतलब क्या है, और आंसर में कैसे अप्लाई होता है उसको अभी हम सीखते हैं. ठीक है. इफ आई आस्क यू व्हाट डिस्क्राइब इज, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि डिस्क्राइब द लुक ऑफ लॉर्ड शिवा, क्या बताओगे? What he wears, how he looks. Yes, what he wears, how he looks. He carries the serpent around his neck, right? He carries a trident. He carries a hairband, जहाँ पे the sacred Ganga river flows down, right? You'll start telling me the attributes of it, right? You'll start telling me the attributes of him, right? But if I'll ask, explain the look of Lord Shiva, अगर मैं ऐसे पूछूं कि explain करो मुझे look of Lord Shiva, so your answer will be different. How? Why he carries the trident, right? Why he carries the serpent? You'll be more into cause and effect, more into reasons, but describe में more into characteristics, features, functional commitments, right? समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि describe is more about how और explain is more about why. Describe is more about how और एक्सप्लेन इज मोर अबाउट वाई. और हर टाइम हाउ और वाई को एक्सप्लेन लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है. आप हाउ में क्या बताते हो? आप बताते हो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, कमिटमेंट्स क्या है. ये सारी चीजें आप एड्रेस करने की कोशिश करते हो व्हेन द क्वेश्चन कम्स विद द डायरेक्टिव डिस्क्राइब. अंडरस्टूड और नॉट? बट वहीं अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आएगा ना तो आप ज्यादा कहां जाओगे? यू विल गो मोर इनटू, if online student can see this, you will go into more into reasons, factors, cause and consequence. इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो I'll try to apply these learnings in the previous questions और तब ज्यादा clarity आएगी. Commitment something कि for example you will see exactly ठीक है, ठीक है. Environment में आपको मिल जाएगा PYQs and I'll show the PYQs as well, right? इतनी बात समझ में आई कि डिस्क्राइब इज मोर अबाउट हाउ, एक्सप्लेन इज मोर अबाउट व्हाई. और उस हाउ को एड्रेस करने का तरीका क्या है? यू हैव टू टेल द कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, फंक्शंस और कमिटमेंट्स. हियर यू हैव टू टेल द रीजंस, फैक्टर्स, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? समझ में आई मेरी बात? इफ आई आस्क यू डिस्क्राइब दुर्गा पूजा ऑफ दिल्ली, तुम क्या बताओगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पंडाल लग रहे हैं, ठीक है. If I ask you the question, explain Durga Puja, you will start telling me the reasons why we celebrate Durga Puja, right? It's more about why, right? Now, अब देखते हैं जरा कि हमारे स्क्रीन पे दो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट? वन कम्स विद द डायरेक्टिव डिस्क्राइब, एक दूसरा डायरेक्टिव के साथ एक्सप्लेन, राइट? ऑनलाइन गाइस, कैन यू से इट? यस और नो? ओके. Now the question says, पहला क्वेश्चन अगर तुम देख पा रहे हो यहां पे, डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फेस बाय देम. अब मुझे बताओ कि तुम इसका आंसर क्या लिखने वाले? ओके, चलो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं उसको. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक अ पेज हियर, राइट? The question here is describing the distribution of rubber producing countries. मेरे को क्या मिला थीम? रबर, क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर का. रबर मुझे मिल गया क्या? थीम. ठीक है, रबर क्या मुझे मिल गया? थीम. Let me just take a better pen here. ठीक है, ये मुझे मिल गया थीम. दिख रहा है ऑनलाइन? Let me take the red pen. ठीक है,
डिमांड मुझे क्या बोला, डिस्क्राइब कर दो, डिस्क्राइब कर दो, दिस इज डिमांड 1. और इन्वायरमेंटल मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज जो वो फेस कर रहे हैं, दैट इज डिमांड 2, राइट? दिस इज डिमांड 2, राइट? अब मुझे ये तो डिमांड 2 में समझ में आ गया कि मुझे इश्यूज बताने हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज, बट पहले डिमांड में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या डिस्क्राइब करूं रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में. इतनी बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमको, कि यहां तो मुझे पता चल गया कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बता दो, बट यहां क्वेश्चन डायरेक्टिव के साथ लगा हुआ है डिस्क्राइब, मैं क्या बताऊं रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में? क्या मैं डायग्राम बना के सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट कर दूं, उससे हो जाएगा, या डू हैव टू गो मोर अबाउट इट? दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट इज हिडन इन द डायरेक्टिव वर्ल्ड कॉल्ड डिस्क्राइब. ये आपको क्या करना पड़ता है, पता करना. ठीक है, जैसे मैं बोला था ना कि डायरेक्टिव लगने की वजह से आर्टिकुलेशन में चेंज आता है, तो क्या लिखोगे उसके अंदर, डिस्क्राइब के अंदर रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए, ये सोचने की बात है, राइट? कुछ भी तो अराउंड नहीं लिख सकते ना. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं? तुमको समझ में आ रहा है प्रियंका? सो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, मैंने अभी ऊपर समझाया क्या होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, फीचर्स बता दो, फंक्शन बता दो, कमिटमेंट बता दो, राइट? मतलब क्या कि आप इंट्रोडक्शन में थीम लिखेंगे, रबर के बारे में लिख दीजिए, राइट? रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का आप एक वर्ल्ड मैप बना सकते हैं, वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं. नाउ फॉर ईच कंट्रीज यू हैव टू टेल सम कैरेक्टरिस्टिक्स. अंडरस्टूड? अभी आंसर दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा. इतनी बात समझ में आई कि सम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फंक्शन या फीचर्स आपको बताने पड़ेंगे ऑफ दोज कंट्रीज जिसकी जो रबर प्रोड्यूस करते हैं, राइट? और ज्योग्राफी में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, अगेन द सेम क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर, राइट? अब ये देखो कि रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में यहां पे हमने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया. कैन यू सी दिस? कि एज पर FAO रबर प्रोडक्शन इज लार्जली कंसंट्रेटेड विद इन द ह्यूमिड इक्वेटोरियल बेल्ट, दिस विथ Asia accounting for 90% of the global output. This is the information database introduction that we have given for the rubber producing country, right? चलेगा ना चलेगा? In the demand part अगर आप आओगे तो again यहां पे क्या बना हुआ है, वर्ल्ड मैप. Now most of the people क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप बनाने के बाद they'll go to the second demand, right? They'll go to the second demand. This is going to happen, ऐसा ही होने वाला है. But because you have this thing called डायरेक्टिव कॉल डिस्क्राइब, यू हैव टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि वो डायरेक्टिव के साथ लग के आ रहा है, वो मेजर डिमांड हो गया. और तुम अगर देखोगे तो यहां पे इसने क्या किया हुआ है, यहां पे क्या किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई है रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की कि क्यों वो रबर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड ऑल दीज थिंग्स. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस और नॉट? और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में एशिया के अंदर देयर सर्टेन कंट्री जिसके नाम लिखा हुआ है, उनके छोटे कैरेक्टरिस्टिक बताने की कोशिश की शॉर्ट में. अगर देखोगे थाईलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडोनेशिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. वी आर नॉट गोइंग मच इनटू डिटेल, बट यस उनके फंक्शन क्या है, एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि कितना कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो बताने की कोशिश की. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड देन दे हैव दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज गॉन टू द सेकंड ग्रेड. मेरी बात समझ में आई कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन डिस्क्राइब इज, अब नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर रबर. हम लिथियम का क्वेश्चन ला सकते हैं, लिथियम पे क्वेश्चन आ सकता है, सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब लगा के. तो फॉर दैट क्या एड्रेस करना होगा, नाउ यू नो. समझ में आई मेरी बात? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? जस्ट से यस और नो इन द चैट. सी दीज क्लासेस आर फॉर द नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग, राइट? तो ये आपको डिस्कशंस के थ्रू ही मिलेंगे. ऑब्जर्वेशन हम आपको कॉपीज के थ्रू ही दिखा सकते हैं, तब आपको वो बिलीव बैठेगा अंदर जाके कि हाँ इस तरीके से चीजें की जाती. समझ में आ रही मेरी बात? Okay, you understood what I'm trying to say? Describe requires you to tell the characteristics, right? It is a major demand. We have to address certain characteristics. या आप थाईलैंड का देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, या अफ्रीका के रिलेटेड उनके की एरियाज कौन से हैं, नाइजीरिया एंड अदर एरियाज जहां पे वी गेट टू रबर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट? सो ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट. कैन यू सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? What is the phenomena of cloudburst? Explain. And this is a 10 marker question. How would you write it?
अगर मैं थीम डिमांड लेवल पे जाऊं तो थीम ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, क्लाउड बर्स्ट। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, फेनोमेना को बता दो। उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन। तो फॉर अ स्टूडेंट जिसको डायरेक्टिव के फंक्शन की समझ नहीं है, वो क्या करेगा? इंट्रोडक्शन में क्लाउड बर्स्ट के बारे में लिखेगा, बॉडी के अंदर एक डायग्राम बनाएगा और फेनोमेना को समझा देगा और आंसर को एंड कर देगा। बट दैट आंसर वुड बी इनकम्प्लीट। व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन हिडन इंस्ट्रक्शंस जो कि डायरेक्टिव के अंदर छुपे हुए हैं, विच यू हैव टू फिगर आउट, राइट? एक्सप्लेन यहां लिखा हुआ है। एक्सप्लेन रिक्वायर्स व्हाट? कॉज एंड इफेक्ट, implications, reasons। तो क्या फेनोमेना समझाने के बाद कैन वी टेल कि व्हाट आर द implication, what are the factors because of which the cloudburst thing happened? समझा सकते हैं? तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग द फेनोमेना यू कैन टेल द implication of cloudburst, फिर उसके कुछ सजेशन देके तुम एंड कर सकते हो। तो दैट आंसर वुड बी व्हाट, मोर कंप्लीट। सेंस ऑफ कंप्लीशन उस आंसर में ज्यादा होगा और डायरेक्टिव का फंक्शन भी वहां पे लग पा रहा। तो कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे दे देता है जहां पे डायरेक्टिव का फंक्शन अगर आपको नहीं पता हो तो आपका आंसर जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा, सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आएगा आंसर। रूल की हमेशा रीजंस के बाद implication बतानी ही है। No, it's not a rule. I'll show you certain or more, right? I'll show you certain more examples, right? So it depends ना कि अगर एक डिमांड यहां दी हुई है, right? तो जरूरी नहीं कि आप 2 डिमांड एक्स्ट्रा ऐड ही करो। You have to go beyond something जहां तुमको बताना पड़ेगा। कॉज फेनोमेना के अंदर ही आ जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो जाएगा। व्हेन यू एक्सप्लेन द फेनोमेना, कॉज अपने आप उसमें इंटीग्रेट हो जाता है। तो वो थोड़ा सा लॉजिकल फ्लो आपको लिखते समय समझ में आएगा, नुआंसेस कि कॉज जो है वो फेनोमेना एक्सप्लेन करते समय आ ही जाता है, देन यू कैन डायरेक्टली स्विच टू द इम्प्लीकेशन। समझ में आई मेरी बात? अंडरस्टूड? तो नाउ इफ यू सी द आंसर, ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन में डेटाबेस इंट्रोडक्शन दिया, क्लाउड बर्स्ट का डायग्राम बनाया, मैकेनिज्म समझाया और उसके बाद इधर देखो कंसिक्वेंसेस बता रहे हैं। इससे क्या होगा? फ्लैश वर्ड्स, लाइन स्लाइड्स, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तुम देखो, तुम यहां पे आके सारा कुछ खत्म कर दोगे 3 पॉइंट तक, फिर लिखोगे क्या? ठीक है। और ये जो सारी कॉपीज दिखा रहा हूं, ये हमारे स्मैश मेंस के स्टूडेंट्स की कॉपी है जिनको हमने इस साल ट्रेन किया मेंस देने की, एंड वी आर होपिंग देयर रिजल्ट। ये स्टूडेंट्स हमारे टॉप 50-20 वाले हैं। वी एक्सपेक्ट ये ले आए वो रैंक, बाकी उनकी और हमारी किस्मत, इस पे भी डिपेंड करता है। बट प्रोस्पेक्ट लेवल पे उनको तगड़ा ट्रेन किया हमने। कैन यू सी द आंसर्स, राइट? तो आई थिंक आपको एक्सप्लेन और डिस्क्राइब के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। नाउ अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज इन द मार्केट दैट यू विल सी, वहां पे उनको ही खुद नहीं पता क्लियर कट डिफरेंस डिस्क्राइब और एक्सप्लेन का, दे जस्ट यूज इट इंटरचेंजेबली। बट नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन यू नो बेटर कि क्या लिखना है when the question comes with explain or describe. Understood? Sir, micro theme 2025 question, 26 question, X factor notes not updated in free kit. Yes. So this is the announcement now कि we are upgrading, we have upgraded our micro theme booklet और आज ही हम इसको रिलीज करने वाले थे, but this is not possible. We will release it on Monday. Like it is upgraded, right? हमने upgrade कर दिया just with the back end, right? Moving on. Now एक बात ये समझो, कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी डायरेक्टिव के फंक्शन को नलिफाई कर देता है। समझ रही मेरी बात? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्टिव का एक फंक्शन है, देयर आर सर्टेन हिडन इंस्ट्रक्शंस दैट आर देयर इन द डायरेक्टिव, बट यूपीएससी क्या करता है, उन हिडन इंस्ट्रक्शंस को एक्सपोज ही कर देता है। जब तुम हिडन इंस्ट्रक्शंस को एक्सपोज कर दोगी तो फिर डायरेक्टिव का मतलब ही क्या हुआ? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इसको जरा यहां समझने की कोशिश करो कि अगर तुम यहां देखोगे ना, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, जब आपने कैरेक्टरिस्टिक यहां बोली दिया, दैट वाज द हिडन इंस्ट्रक्शन अंडर डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब का मतलब ही क्या रह गया? समझिए। तो यूपीएससी डज दैट। अब यहां पे क्या है कि तुमको डिस्क्राइब का हिडन मतलब पता हो या ना हो, यू विल बी राइटिंग द सेम आंसर जिसको पता है, तो एवरीबडी इज एवरेज आउट। तो जो नुआंसेस लेवल पे जो चीजें है ना, वो कहीं कहीं दिख पाती। पूरे 20 के 20 क्वेश्चन में तुम नुआंसेस नहीं लगा दोगे, बिकॉज यूपीएससी ऐसे भी पेपर बना रहा है जहां पे फर्स्ट टाइमर भी दे रहा है एग्जाम, राइट? तो वेटरन या जिनको नुआंसेस पता होते हैं वो कहीं कहीं क्वेश्चन में वो दिख जाता है कि हाँ इस बच्चे को पता। अब यहां पे यूपीएससी ने क्या किया, फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव को नलिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्सप्लिसिट मेंशन में आ गया। समझ रहे मेरी बात? अगर तुम नीचे देखो एक्सप्लेन वाला, तो एक्सप्लेन वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग, वो वाई लिख के क्या किया उसने, उसका एक्सप्लिसिट मेंशन दे दिया कि मुझे ये जानना है।
जबकि क्लाउड बर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था. तो इफ यू नो द नुआंसेस इट विल हेल्प यू, राइट. अगर तुमको नहीं पता है बट उसमें से ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे जहां पे वो खुद ही नलीफाई कर देता है. समझ में आ रही मेरी बात? एक बात और समझो, कभी कभी यूपीएससी भी इंटरचेंजेबली एक्सप्लेन और डिस्क्राइब को यूज कर लेता है. इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड. कॉज एंड इफेक्ट हम एक्सप्लेन में सीखते हैं, ठीक है. तो यहां अगर डिस्क्राइब चाहिए मैं एक्सप्लेन लिख देता तो बहुत कुछ चेंज होता क्या? नहीं होता ना. तो क्योंकि एक्सप्लिसिट मेंशन कर दिया गया कि कॉज एंड इफेक्ट बताओ, तब तुम डिस्क्राइब लिखो चाहे एक्सप्लेन लिखो, इट डज नॉट दैट रियली मैटर्स. तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि कहीं कहीं डायरेक्टिव के अंदर हिडन इंस्ट्रक्शंस होते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. बट ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे होंगे जहां पे जो डायरेक्टिव का फंक्शन है वो खुद ही एक्सप्लिसिट मेंशन करके उसके फंक्शन को ही नलीफाई कर देता है यूपीएस, ठीक है. नाउ विद दिस अगर आप देखो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम आना चाहते हैं. सो ऑनलाइन गाइस बी फोकस हियर. एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं तुमको बता रहा हूं. तो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, राइट. बहुत जरूरी है कि कितना डायरेक्टिव का फंक्शन नलीफाई कर देता है यूपीएससी, कहां कहां लग सकता है, क्या डेटा है, उसको जरा समझने की कोशिश करो कि हमने क्या किया ना, कि हमने पूरा 5 साल में जितना डायरेक्टिव यूज हुआ है जीएस 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, उसका डेटा निकाल लिया. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे जीएस 1 तो 5 साल में डिस्कस 15 बार यूज हुआ. तो मोटा मोटा तुम देखोगे तो 100 क्वेश्चन आए 5 साल में, 20 क्वेश्चन आते हैं. 54 क्वेश्चन डायरेक्टिव्स के साथ थे, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट थे. मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ डायरेक्ट पूछा था. 54 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो डायरेक्टिव्स के साथ थे. अगर आपको दिख रहा हो तो ऑनलाइन, इफ यू कैन सी दिस, अगर मैं इसको जूम कर पाऊं तो 100 क्वेश्चंस में थे 54 क्वेश्चन ही ऐसे थे जीएस 1 में जो डायरेक्टिव्स के साथ थे, बाकी के क्वेश्चंस डायरेक्ट थे. और अभी हमने ऊपर देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो डायरेक्टिव्स के साथ आते हैं यूपीएससी उनका फंक्शन नलीफाई कर देता है. तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा. हाँ 30 ले लेते हैं, मान लेते हैं 30. यानी कि 100 में 30% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें, एक सेकंड मुझे ऊपर लिखने दो, 57 को मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया, 27 आया. मैं 30 लेके चलता हूं, यानी कि मेरे पास 100 में 30 क्वेश्चन, 30% ऑफ द क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, 30% ऑफ द क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जहां डायरेक्टिव के होने की वजह से आंसर में चेंज जरूर से आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको जरा सिंगल पेपर में लगा के देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर 20 क्वेश्चन का हमारे पास, जैसे 20 क्वेश्चन का हमारे पास पेपर है, 20 क्वेश्चन का पेपर है, 20 क्वेश्चन का 30% कितना हुआ? 6 क्वेश्चन के पास. तो 27 था तो 5 से 6 क्वेश्चन ले लो. तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा हर साल जरूर होता है जहां पे फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव अगर आपको पता है तो वहां पे आप अपने नुआंसेस को दिखा पाओगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योरिटी दिखा पाओगे. बाकी के क्वेश्चंस में सबके लिए वो बराबर है, कुछ तो डायरेक्ट हो जाएंगे, कहीं कहीं नलीफाई हो जाए. तो अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो ये 5 से 6 क्वेश्चन में आपके अंडरस्टैंडिंग को यूपीएससी का जो भी इवैल्यूएटर होगा वो देख पाएगा, राइट. और इसके हिसाब से आपको नंबर अवार्ड होंगे. अंडरस्टैंडिंग में पॉइंट करना. सो अब वो रेलेवेंस आप देखोगे वो यहां बढ़ जाता है. GS2 में इट इज 79%, राइट. 80% अगर मैं लूं तो लगभग 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन GS2 में डायरेक्टिव की वजह से आंसर में चेंज जरूर आएगा. दिस इज फॉर GS2, राइट. हाँ दिस इज फॉर GS2, दिस इज फॉर GS2. तो डायरेक्टिव कहां कहां पे कितना अप्लाई हो रहा है अगर देखो, सिमिलरली दिस इज फॉर 74 यानी कि 75%, अगेन 7 to 8 क्वेश्चंस. और यहां पे 50 क्वेश्चन थे हमारे पास. क्यों? क्योंकि एथिक्स में क्या होता है, 10 क्वेश्चन थ्योरी वाले आते हैं, 3 कोटेशन और 6 केस स्टडी. तो 10 क्वेश्चन को लेंगे तो 50 हुआ, 37 यानी कि अगेन 70% के आसपास, 75% के आसपास. तो उन 5-6 क्वेश्चन में अगर आपको दिखाना है कि आप आपकी समझ अच्छी है, आपकी आंसर राइटिंग के नुआंसेस बहुत तगड़े हैं, और उनकी वजह से क्या होगा, आपको बेटर मार्क्स मिल पाएंगे.